गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए और आज हम अपनी थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का हर एक टॉपिक कवर कर लिया है और आज हम अपनी थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड यूनिट का हमारा पहला टॉपिक है स्पंज, या जिसे स्काइफा या साइकॉन, ये तीन नाम से हम बोल सकते हैं। और ये आपका फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आता है। तो हमने पहले यूनिट के अंदर हमने जनरल क्लासिफिकेशन के क्या रूल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल देखे, उसके बाद फाइव किंगडम स्कीम देखी, देन उसके बाद हमने जो लोअर नॉन कोडेड के अंदर जो हमारे 5 फाइलम आते थे उनकी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन देखी। सेकंड यूनिट के अंदर हमने अपना फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ के 2 एग्जाम्पल स्टडी आउट किए, एक यूग्लिना दूसरा पैरामीशियम। इस थर्ड यूनिट के अंदर, यानी कि जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस थर्ड यूनिट के अंदर हम अपने 2 एग्जाम्पल देखेंगे, स्काइफा और ल्यूकोसोलोनिया। 2 हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों मिलते जुलते एग्जाम्पल हैं और पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यानी कि स्पंज या स्काइफा या साइकॉन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें। जो इसे हम नॉर्मल वे में, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं द सिंपल स्पंज। क्या बोलते हैं? द सिंपल स्पंज। स्पंज क्या होता है? जो आप आजकल आप अपने सोफ़े में या कोई जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं, फोम वाली बेड, जो बेड के गद्दे होते हैं, है ना, ट्रेन की जो सीटें होती हैं, गाड़ियों में जो सीटें होती हैं, उन सब नीचे अंदर जो स्पंज होता है वो एक्चुअल में क्या है? एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम जोलॉजिकल लैंग्वेज में स्काइफा या साइकॉन और सिंपल लैंग्वेज में स्पंज कहते हैं। तो ये इस एनिमल, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म, इसके जनरल क्लासिफिकेशन, ये सिस्टमेटिक पोजीशन को देख लेते हैं। फाइलम है इसका पॉरीफेरा, क्लास है इसकी कैलकेरिया, ऑर्डर है इसका हिट्रोसिला और जीनस है इसकी स्काइफा या साइकॉन। फाइलम पॉरीफेरा क्यों है इसका? क्योंकि मल्टीसेलुलर बॉडी है, इज बीसेट विद पोर। एक तो उसकी जो बॉडी है वो बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है, एंड इज बीसेट विद पोर, और पोर से भरी हुई है। मतलब पोर, इसकी बॉडी में हमें क्या मिलते हैं? पोर यानी छिद्र मिलते हैं। दूसरा, क्लास कैलकेरिया क्यों है? हैज़ लार्ज रेडियल कैनाल एंड कैलकेरियस स्पिक्यूल। इसके अंदर आपको बड़ी बड़ी रेडियल कैनाल्स और अरीय, मतलब रेडियल कैनाल में अरीय नलिकाएं, और कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाएं यानी स्पिक्यूल्स मिलती हैं, इसलिए ये कैलकेरिया क्लास में आता है। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट ऑर्डर हिट्रोसिला। वो क्यों है? क्योंकि इसमें क्वानोसिटिक लेयर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रेडियल कैनाल ओनली। इसकी बॉडी के अंदर जो रेडियल कैनाल मिलती हैं आपको, है ना, रेडियल कैनाल, एक इसके अंदर आपको स्पेसिफिक वाटर कैनाल, एक जल नाल तंत्र मिलेगा। हमने पहले भी पॉरीफेरा में डिस्कस किया था। उस रेडियल कैनाल के अंदर हमें एक स्पेसिफिक, एक विशेष प्रकार की क्वानोसिटिक जो सेल्स होती है वो हमें मिलेंगी। कौन सी? क्वानोसिटिक सेल। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा देखा था। तो हमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती है, क्वानोसिटिक लेयर, सेल की लेयर मिलेगी हमें रेडियल कैनाल के अंदर। दूसरा है जीनस स्काइफा या साइकॉन। रेडियल चैम्बर आर रेडियली इलोंगेटेड, हैव ट्यूबुलर फॉर्म एंड बियर ऑक्सियोड स्पिक्यूल्स। तो वो कहता है जो स्काइफा वाले जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर आपको रेडियल चैम्बर मिलेगा, जिसमें जो रेडियली इलोंगेटेड होगा। एक तो रेडियल चैम्बर मिलेगा जो रेडियली इलोंगेटेड, मतलब रेडियली लंबा होगा, और उसके अंदर जो ट्यूब लाइक इसकी आकृति होगी नलियों की तरह, और इसमें आपको ऑक्सीड स्पिक्यूल्स मिलेंगे। ऑक्सीड स्पिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये कंटिकाएं होते हैं। हम इसमें कंटिकाओं के टाइप भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्पिक्यूल और टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्पिक्यूल्स, तो उसमें हम उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे जो हमारा ये जो ऑक्सियोड स्पिक्यूल कंटिकाएं कौन सी होती हैं? जो सीधे भाले के आकार की हो, इस तरीके से जो कंटिकाएं इस डिज़ाइन की होती हैं, सिंगल, जैसे दोनों तरफ से पैनी है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सियोड स्पिक्यूल्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारे पास स्काइफा है, या इसे साइकॉन कह रहे हैं, या इसे हम एक साइकोनॉइड स्पंज भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। तो कॉमनली नोन, इसको साधारण हम इसे क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। शेप लाइक अर्न और वाटर वेसल। इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो आकृति है, वो कैसी है? अर्न या वाटर वेसल। अर्न क्या होता है? जैसे आपका कठमंडल होता है ना, कठमंडल जो साधुओं के पास होता है, या फिर जो आपका फ्लावर पार्ट होता है, या वाटर वेसल होती हैं, उनकी तरह इसका डिज़ाइन होता है। ऑल्सो कॉल्ड
क्राउन स्पंज बिकॉज ऑफ द फ्रिंज ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल्स एट द टॉप। वो कहता है इसको हम क्राउन स्पंज भी कहते हैं। क्राउन जैसे राजा का जो मुकुट होता है ना, राजा का मुकुट देखा ना आपने कैसे होता है राजा का मुकुट, इस तरीके से ऐसा होता है ना राजा का मुकुट, है ना, जो मेल का होता है वो ऐसा होता है। तो कहता है इसे हम साधारण भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में क्राउन स्पंज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्रिंज ऑफ लॉन्ग एंड स्टेटेड स्पिक्यूल एट द टॉप। क्योंकि इस स्पंज, हम आगे देखेंगे, जो स्पंज होता है ना, स्पंज का जो टॉप हिस्सा है, सिरा है, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटेड स्पिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्ट्रेटेड स्पिक्यूल्स, मतलब ऐसे खड़े खड़े स्पिक्यूल ऊपर वाले हिस्से में। तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन में? क्राउन स्पंज। अगर स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी एक स्पंज है साइकॉन कोरोनेटा, साइकॉन सिलिएटम, साइकॉन इलिगेंस, साइकॉन लिंगुआ और साइकॉन रैफिनस। ये 5-6 इसकी स्पीशीज़ है। जीनस सबकी एक है साइकॉन, और आगे जो स्पीशीज़ है ये डिफरेंट है ना। तो ये क्या है? साइकॉन कोरोनेटा, साइकॉन सिलिएटम, साइकॉन इलिगेंस, साइकॉन लिंगुआ लिंगुआ और साइकॉन रैफिनस। अब हम इसके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ कहाँ रहता है। कहता है स्काइफा, यानी ग्रीक लैंग्वेज में स्काइफोस का मतलब होता है कप, है ना। स्काइफा का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? स्काइफोस, और उसका अर्थ क्या होता है? कप। ये मेराइन हो सकते हैं, समुद्र में मिलते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह समुद्र में मिल सकते हैं, सॉलिटरी अकेले भी रह सकते हैं, और कॉलोनी के रूप में फॉर्म कॉलोनी बाय बडिंग। और ये बनाते कैसे अपनी कॉलोनी? बाय द बडिंग, बडिंग की हेल्प से। मतलब कि पहले बड बनेगा, वो बड बॉडी से अलग हो जाएगा और नई कॉलोनी, नया स्काइफा स्पंज बन जाएगा। और कॉलोनी कैसी होती है? सिसाइड, मतलब वो चल फिर नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, गमन नहीं मिलता, मतलब सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार, परमानेंट अटैच विद द सबस्ट्रेटम रॉक और सॉलिड। और ये परमानेंट अटैच होते हैं, जो समुद्र की तली होती है, सबस्ट्रेटम होता है, या किसी चट्टान के साथ या किसी कोई सॉलिड चीज़ के साथ ये अटैच होते हैं, राइट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इनकी बाह्य रूपरेखा के बाद हम बात कर लें। कहते हैं एक तो ये वास शेप्ड है, मतलब वही गुलदस्ते के आकार के होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, और ये लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर हाइट के हो सकते हैं, और 5 से 6 मिलीमीटर इनका डायामीटर होता है। ग्रे और लाइट ब्राउन कलर के ये होते हैं। ऑक्जियोड्स मोनोएक्सोन स्पिक्यूली, मतलब आपको ये जो स्पंज है या साइकोन है, इसके अंदर आपको मोनोएक्सोन यानी एक मुंह वाला स्पिक्यूल देखने को मिलेगा, राइट। इम्पार्ट ब्रिस्टली अपीयरेंस, उस वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो ब्रिस्ली है। ब्रिस्ली मतलब जैसे आपका ब्रश होता है, मतलब आपका जैसा कि ये आपका ब्रश है ना, तो ब्रश के ऊपर ऐसे लगे होते हैं ना ब्रिस्ली, मतलब जो आपकी अपीयरेंस है वो कैसी होती है? खुरदुरी सी, है ना, ब्रिस्ली होती है। तो वैसे कहता है कि इस स्पिक्यूल की वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है? ब्रिस्ली है। किसकी? इसका स्पंज की। बियरिंग द माइन्यूट पोर दैट इज ऑस्टिया लीड टू द सेंट्रल बॉडी कैविटी। और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या मिलते हैं? बियरिंग द माइन्यूट पोर, छोटे छोटे आपको पोर मिलेंगे, जिन्हें हम एक्चुअल में किस नाम से पुकारते हैं? ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया या ऑस्टियम। एक को ऑस्टिया बोलेंगे और सबको मिला के बोलेंगे ऑस्टियम, है ना। अगर एक छिद्र की बात करें तो वो हो गया ऑस्टिया, और अगर मैं सबको इकट्ठा करके बोलूँ, सारे छिद्रों को इकट्ठा करके बोले तो हो जाएगा ऑस्टियम, ठीक है, ऑस्टियम। तो लीड इनटू दी, और ये जो बॉडी के ऊपर जो छिद्र है वो आगे जाके सेंट्रल बॉडी कैविटी से मिल जाते हैं, जो बीच में उसकी बॉडी, जिसे हम स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, ठीक। जैसे मैं अगर बना के दिखाऊं, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, मेरे से तो इस बॉडी के ऊपर जो छिद्र मिल रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको छिद्र, ये छेद आगे जाके सीधे कहाँ मिल जाएंगे? सेंटर में जो कैविटी मिल रही है, और उस सेंटर कैविटी का नाम क्या है? स्पॉन्जोसील। स्पंज की गुहा है तो उसे स्पॉन्जोसील कह रहे हैं, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये डायग्राम पहले भी देखा था। ये हमारे पास जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कोएनोसाइट, ये जो हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइप की जो कोएनोसाइट सेल जो उसकी रेडियल किनार्स में मिलती है, उसे कहते हैं। अब ये कोएनोसाइट सेल होती कहाँ? पहले ये देखो आप, ये आप देख रहे हो एक स्पंज की जो आप टीएस देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है साइक्लोनॉइड टाइप, और ये कैसा टाइप है? साइक्लोनॉइड। आपको पता है जो वाटर कैनल सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है, मतलब जो ये स्पंज है इन्हीं के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो एक होता है एस्कॉन, एक होता है साइकॉन, एक होता है ल्यूकॉन। सबसे सिंपल वाला है एस्कॉन, मिडल वाला है साइक्लोनॉइड साइकॉन, और लास्ट है थर्ड है ल्यूकेनोइड, जो थोड़ा सबसे टफ होता है।
तो इसमें देखो आप, ये एक स्पंज है जो कैसे दिख रहा है आपको, एक फूलदान की तरह दिख रहा है ना, कटिंग काटी हुई है, बीच में कैविटी है, इसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो बाहर क्या है, ये पोर है। बाकी मैंने बनाया नहीं, सिर्फ इतना शो किया हुआ है। ये छोटे छोटे पोर है, दिख रहे हैं ना आपको, ये पोर दिख रहे हैं, इन पोर से पानी अंदर आ रहा है ना। थोड़ा बड़ा करके देख लो चाहे आप। अब जैसे इसकी दीवार में यहाँ से पानी अंदर आएगा, ये जो फर्स्ट आपकी जो कैनाल है, उस कैनाल का क्या नाम होता है, इन करंट कैनाल। ये पोर है जिसे कहते हैं डर्मल पोर कह लो, ऑस्टिया कह लो। ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा सबसे पहले इस कैनाल के अंदर, इस गुहा के अंदर, इसका नाम है इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल अपना पानी भेज देगी इसमें। ये कौन सी कैनाल है, ये पूरी कौन सी कैनाल है, जिसका नाम है रेडियल कैनाल। क्या नाम है, रेडियल कैनाल। अब जो हम ये जो क्वेनोसाइट सेल की बात कर रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेनोसाइट। ये जो क्वेनोसाइट है आपको, ये जो सेल दिख रही है, ये पूरी एक सेल, ये जो पूरी एक सेल दिख रही है ना आपको, ये सेल, ये एक्चुअल में कहाँ होती है, ये होती है यहाँ पर, इस रेडियल कैनाल के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है, इसके ऊपर ये जो फ्लैजेला लगा है, ये सभी के फ्लैजेला, इस रेडियल कैनाल में जितने भी कॉर्नोसाइट सेल लगे होंगे अंदर की तरफ, उन सब के फ्लैजेला जो अंदर की तरफ लटक रहे हैं, वो एक साथ बीट करेंगे। बीट करने से पानी अंदर की तरफ आएगा और ऐसे ऐसे पूरी इस तरीके से चलता रहेगा पानी, और पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं हम स्पॉन्जोसील। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो छिद्र है ना, जो इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ रहा है, उसे कहते हैं प्रोजोपाइल। क्या बोलते हैं, प्रोजोपाइल। उसके बाद रेडियल कैनाल एपोपाइल की हेल्प से किससे जुड़ती है, आपकी स्पॉन्जोसील से। तो ये जो छिद्र है उसे कहते हैं एपोपाइल। एपोपाइल के बाद आता है एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल के बाद आती है स्पॉन्जोसील। क्लियर होगी बात, क्या बोल रहे हैं हम। जैसे मैं इसको हम और भी, इसका जो हम डिटेल में जब डायग्राम देखेंगे, तो हमारे पास एक तो कैनाल होगी ये, एक कैनाल होगी ये, और ये कैनाल आपस में जुड़ी हुई हैं और बाहर है। तो ये तो हो गया आपका, पानी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से पानी जा रहा है। तो इस छिद्र को बोलेंगे हम डर्मल पोर। इसको बोलेंगे हम डर्मल पोर। फिर पानी इधर आ गया इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में, वो भी प्रोजोपाइल की हेल्प से। फिर पानी इधर गया एपोपाइल से एक्स करंट कैनाल में होते हुए स्पॉन्जोसील के अंदर, और स्पॉन्जोसील से वो बॉडी से बाहर हो गया। और जो आपकी इसके पास क्या क्या है, ये जो आपकी सेल है, अब सेल के पास जो जो चीज़ होती है वो उसके पास है, बस इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग फंक्शन अलग है। इसका फ्लैजेलम वाइब्रेट करता है, हिलता है, या माइक्रोबलाई लगी हुई हैं। ये सेंट्रोब्लीफेरोप्लास्ट से आगे उगना शुरू करता है। उसके नीचे राइजोप्लास्ट की हेल्प से ये केंद्रक के साथ जुड़ा हुआ होता है। कौन, आपका फ्लैजेलम, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो ऑर्डर देगा कि कैसे हिलना है, कैसे क्या करना है। और इस यहाँ एक पॉइंट होता है ब्लैक जो आपको दिख रहा है डॉट, उसे कहते हैं पैराबेसल बॉडी। पैराबेसल बॉडी से राइजोप्लास्ट की हेल्प से आपका फ्लैजेलम चिपका होता है न्यूक्लियस के साथ। ठीक, उसके बाद चारों तरफ क्या लगी हुई है, न्यूक्लियर एनवेलप लगी हुई है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडीज़ है। ये गोल्जी बॉडी है आपकी, यहाँ निशान लगाने भूल गए, ये गोल्जी बॉडी है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें, ये जो है ये ER है आपका। फिर न्यूक्लियोलस बीच में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेनोसाइट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हम ये एग्ज़ाम के अंदर आएगी बनाने के लिए 1.5 नंबर के उसके अंदर। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से बना लेना। ये भी डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं आपको बना रहा हूँ कॉपी में, जो एक एक वर्ड आपका मेरी जितना मैं आपको दिख रहा है सब आपकी किताब में होना चाहिए। तो आपको उसका डायग्राम नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो और उसका कॉपी में बनाओ। सभी का जितने भी मैंने आपको डायग्राम आज तक दिए हैं वो सारे डायग्राम आपकी कॉपी में होने चाहिए। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी, आगे चलते हैं। तो वो कहता है जो कैनाल सिस्टम में आपको क्या क्या मिल रहा है, जो उसका वाटर कैनाल सिस्टम है, कहता है कैनाल, उस कैनाल के अंदर पे कहता है सबसे पहले तो ऑस्टिया और डर्मल पोर आ गए। उसके बाद वो आगे अटैच होते हैं इन करंट कैनाल से, इन करंट आगे प्रोजोपाइल से, प्रोजोपाइल आगे रेडियल कैनाल से, रेडियल कैनाल आगे एपोपाइल से, एपोपाइल आगे स्पॉन्जोसील से, स्पॉन्जोसील आगे ऑस्कुलम से, और ऑस्कुलम इस तरीके से। ये पूरा टोटल है, यही हमने बात की थी अभी यहाँ पे। यहाँ डर्मल पोर है, इन करंट कैनाल है, प्रोजोपाइल है, रेडियल कैनाल है, एपोपाइल है, एस करंट कैनाल है, और ये आपकी स्पॉन्जोसील है। स्पॉन्जोसील आगे ऑस्कुलम से बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक, पानी को। तो ये इसका कैनाल सिस्टम है। तो ऑस्टिया को हम डर्मल पोर भी कहते हैं। इन करंट कैनाल, इन हालेंट कैनाल प्रेजेंट इन दी
पिनेकोसाइट सेल्स। वो कहता है कि जो इनकरंट कैनाल है उन्हें हम इनहालेंट कैनाल भी कहते हैं। इनहालेंट मतलब जो अब ये जो पानी को लेगी सबसे पहले रिसीव करेगी वो वाली कैनाल, ठीक है ना, इनहालेंट कैनाल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब इसके अंदर क्या इसकी जो अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास अगर मैं आपको एक मोटा मोटा डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये ऐसा है, इस तरीके से। तो पानी यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आया, और यहाँ क्या, यहाँ तो पूरी कैविटी आ गई। तो पानी बाहर से आ रहा है, इसको कह रहे हो आप क्या, ऑस्टिया डर्मल पोर। यहाँ ये आ गया इनकरंट कैनाल में, जिसे इनहालेंट कैनाल भी कह सकते हो आप। और इसकी जो अंदर वाली परत है, यहाँ पर कौन सी सेल्स लगी हैं, पिनेकोसाइट सेल्स। कौन सी सेल लगी है, पिनेकोसाइट। उसके बाद है प्रोजोपाइल, ये प्रोजोपाइल नली है। प्रोजोपाइल से पानी इनकरंट कैनाल से कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल में कौन सी परत लगी है, कोएनोसाइट सेल्स की। किसकी लगी है, कोएनोसाइट, यानी फ्लैजिलेटेड सेल्स यहाँ लगी हुई हैं, है ना। उसके बाद ये छिद्र कौन सा है, एपोपाइल। एपोपाइल के बाद वो आगे किससे मिल रहा है, छोटी सी आपकी कैनाल है जिसे कहते हैं एक्स करंट कैनाल। एक्स करंट कैनाल आगे किससे जुड़ी है, जो आपकी गुहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जोसील। इस स्पॉन्जोसील से पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर ऑस्कुलम में, ठीक, ऑस्कुलम से बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपने। तो रेडियल कैनाल क्या है, जिसे उसके अंदर क्या है, फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोएनोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। एपोपाइल, ग्रीक लैंग्वेज में एपो का मतलब होता है अवेदा, ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है, अच्छा, एपो, इसमें दो चीज़ें हैं, एपोपाइल। एपो का मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में, एपो का मतलब अवे, और पाइल का मतलब गेट, मतलब गेट से दूर। और स्पॉन्जोसील का मतलब क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में स्पॉन्ज का मतलब स्पंज, और किलोज का मतलब हॉलो, मतलब एक बहुत बड़ी कैविटी जो बॉडी के अंदर है। और ये आपका क्या, ऑस्कुलम से बॉडी से वो बॉडी को बाहर निकाल दे। अब धारा कैसे बन रही है, जल की धारा कैसे तैयार हो रही है, सबसे पहले कहता है वाटर फ्रॉम द आउटसाइड। जो आपका, अब आपको पता है ये स्पंज कहाँ है, समुद्र के अंदर है, सी के अंदर है। तो वहाँ पर जो वाटर है सबसे पहले थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, जो उसकी डर्मल ऑस्टिया मतलब उसकी जो त्वचा के ऊपर जो आपको बाहर की जो लेयर है उसके ऊपर जो छोटे छोटे ऑस्टिया छिद्र है, उनके हेल्प से वाटर कहाँ जाएगा, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। और वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से वो थ्रू द प्रोजोपाइल की हेल्प से वो कहाँ पहुँच जाएगा, पानी रेडियल कैनाल के अंदर। रेडियल कैनाल से पानी थ्रू एपोपाइल की हेल्प से कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में। इसमें एक्सटेंट कैनाल भी हेल्प करती है। स्पॉन्जोसील से वो ऑस्कुलम की हेल्प से टू आउटसाइड, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल आपका एक करंट बनती है वाटर की। तो ये क्यों बन रही है, इस बात को भी याद रखें कि पानी की धारा के साथ ही भोजन अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर बाकी चीज़ें तो है नहीं, हाथ पैर तो उसके है नहीं कि भोजन को पकड़ पाए। तो जैसे जैसे पानी अंदर आएगा वैसे वैसे जो पानी के अंदर फूड पार्टिकल्स पड़े हैं, कुछ सड़ी गली चीज़ें पड़ी हैं, वो सब अंदर आ जाएगा। तो उनको ये कोएनोसाइट सेल्स जो कहाँ होती है, आपसे पूछ सकता है एक नंबर में, कोएनोसाइट सेल्स कहाँ पर जाना उठती है, रेडियल कैनाल में। तो रेडियल कैनाल में एक तो उनका काम क्या है, जल की धारा को बनाना। ये जो ऐसे चल रही है धारा, वो किसकी वजह से चल रही है, ये चप्पू, जैसे चप्पू चलते हैं पानी में, चप्पू नाव का चप्पू होता है, वैसे ये काम करती है रेडियल कैनाल के अंदर जो कोएनोसाइट सेल्स होती है। साथ ही साथ जो भोजन अंदर आया उनको पकड़ लेगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी मतलब संगठन, मतलब इसमें कोश की संगठन क्या क्या है, कहते हैं। और एक चीज़ और कि रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर का इसमें जो फ्लो है वो उसकी स्पीड क्या है, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को भी याद रखें कि जो जल की धारा चल रहा, पानी जो चल रहा है एक सीरीज़ में, उसमें जो पानी की स्पीड है, धारा की जो स्पीड है वो है 0.01 पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे पास कोश की संगठन क्या क्या, कौन कौन सी कोशिकाएं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पॉरीफेरा के अंदर आपको कोश की संगठन मिलता है ना। संगठन की जो कोटि है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमने बात की थी जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे वर्गीकरण के आधार। तो हमने जो उसमें संगठन की कोटि एक पॉइंट किया था, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो पॉरीफेरा फाइलम को जो हमने डिवाइडेशन हुई है वो कोश की संगठन, मतलब यहाँ पर कोशिका का संगठन मिलता है, राइट। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, अंगों का संगठन होता है, वैसे इसके अंदर कोशिका, मतलब एक कोशिका एक काम कर रही है, टिश्यू नहीं बनते यहाँ पे, सिर्फ कोशिका होती है। तो नंबर पहले टाइप की सेल है पिनेकोडर्म, दूसरी है क्वेनोडर्म, और तीसरी है मीजनकाइम। जो पिनेकोडर्म है, PINACODERM, जो पिनेकोडर्म है
इसका काम क्या है, ये नियंत्रण करती है, कंट्रोल दी एक्सटर्नल मीडियम हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल। जो पिनेकोडर्म है ये एक्सटर्नल बाह्य जो मीडियम है उसके ऊपर इसका कंट्रोल होता है, और हाईली कैसे होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल, ये संकुचित हो सकती है। समझ आ गई बात, इसमें संकुचन की पावर होती है। ठीक, क्या बोल रहा है, जो पिनेकोडर्म है वो क्या किस बात पर कंट्रोल करती है, एक्सटर्नल मीडियम, ये बाह्य माध्यम के ऊपर, और हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। दूसरी आपकी कोएनोडर्म, जिसे हम फनल सेल भी कहते हैं, कोएनोडर्म, और सामान्य इसका नाम है फनल सेल। इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ द एनिमल, एनिमल का पालन पोषण करना ना, मतलब पोषण करना, सिंपल सी बात, एनिमल का, जीवों का क्या करना है, जो अपने खुद जो कोएनोडर्म सेल है, कोएनोडर्म जो सेल है उसका काम है एनिमल का पोषण करना। ये ओवल और राउंडेड होती है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। इतनी बात समझ आ गई। मीजनकाइम जो होती है वो है इंटरकनेक्टिंग जिलेटिनस मैट्रिक्स है। जो मीजनकाइम है वो क्या है, इंटरकनेक्टिंग जिलेटिनस मैट्रिक्स, एक ऐसा चिपचिपा मैट्रिक्स है जिसका काम है इंटरकनेक्टिंग का, मतलब कि अंदरूनी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने का काम जो है वो मीजनकाइम कोशिका का है, राइट। और ये जो आपका मीजनकाइम से कौन बनाता है, सिक्रेटेड बाय द पिनेकोडर्म, जो पिनेकोडर्म सेल्स है वही उनके सिक्रीशन से मीजनकाइम बनती है। और इसके अंदर आपको और क्या मिलता है, मीजनकाइम के अंदर कंटेन दी अमीबोसाइट, इसके अंदर आपको अमीबोसाइट सेल्स मिलती हैं जो अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है। वो कहता है जो आपका ये मीजनकाइम है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स मिलता है, ये हम सब देखेंगे अभी तो। और इन ये मीजनकाइम को सिक्रेट किसने किया है, पिनेकोडर्म ने। और इसके अंदर आपको अमीबोसाइट, मतलब अमीबोसाइट मतलब जो जिनकी आकृति अमीबा की तरह है, ऐसी सेल्स आपको इसके अंदर मीजनकाइम के अंदर मिलेंगी जो अलग अलग टाइप की हैं। एक होता है एरेक्योसाइट, कोलोनसाइट, क्रोमोसाइट, थीसोसाइट, मायोसाइट और स्क्लेरोब्लास्ट। तो इतने टाइप की जो सेल हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी, मीजनकाइम के अंदर। कहाँ मिलेंगी, मीजनकाइम के अंदर। एरेक्योसाइट्स को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जिनका काम होता है आगे चल के ओवा या स्पर्म को बनाना। क्रोमोसाइट का काम होता है पिगमेंट देना, उसे कलर देना बॉडी को। थीसोसाइट, THESOCYTS, थीसोसाइट का काम होता है स्टोरेज, ये स्टोरेज मतलब भोजन जब ज़्यादा आ गया तो उसको स्टोर करने का काम करती है। मायोसाइट का काम है रेगुलेट दी बॉडी की साइज़ को रेगुलेट करना। और स्क्लेरोब्लास्ट का काम है स्पिक्यूल फॉर्मेशन, जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं इनका काम होता है स्पिक्यूल की फॉर्मेशन, कंटिकाओं की फॉर्मेशन करना, ठीक। और मायोसाइट का काम क्या है, रेगुलेट द साइज। मायोसाइट सेल्स एक्चुअल में होती कहाँ है, ये होती है पोर के ऊपर, जो आपके डर्मल पोर है, ऑस्टी है, उसके ऊपर। ये छिद्र की साइज़ को मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड। इतनी बात समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया। तो 3 प्रकार के आपको इसमें हमें लेयर मिल रही हैं, पिनेकोडर्म, मीजनकाइम और कोएनोडर्म। जो पिनेकोडर्म है वो आपको हमेशा एक्सटर्नल मीडियम में मिलेंगी, और जो यानी कि आपको इनग्रंट कैनाल के अंदर। कोएनोडर्म कहाँ मिलेगी, जो आपकी रेडियल कैनाल है उसके अंदर। चलिए अब हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं तो हमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक आपको TS काट के दी है, ये आपका VS है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द स्काइफा शो दी हिस्टोलॉजी एंड कैनाल सिस्टम। तो इसमें आप कैनाल सिस्टम को भी स्टडी कर सकते हो, और इसकी हिस्टोलॉजी जो उसके अंदर की चीज़ें उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। तो अब इसमें मोटा मोटा आपको दिख क्या रहा है, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा वो करके दिखा देता हूँ बड़ा करके। एक तो ये आपके पास है, और ये अंदर से जुड़ा है ऐसे, और ये आपकी स्पॉन्जोसील है ऐसे। समझ आ गई बात। तो ये आपकी ऐसे करोड़ों लगे हुए हैं। ये इनकरेंट कैनाल है आपकी, ये इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, आगे जाके वो एक्सटेंट कैनाल के माध्यम से स्पॉन्जोसील में खुल रही है। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो ये जो सेल लगी हुई हैं, ये लेयर देख रहे हो आप, ये लेयर किसकी है, पिनेकोसाइट सेल्स की। किसकी है, पिनेकोसाइट सेल्स। और ये कंटिन्यू बाहर है, मतलब ये एक्सटर्नल मीडियम जो बाहर वाला जो उसका परत है उस वही सेल इसकी अंदर की तरफ जा रही है। तो जो बाहर वाली है वो भी क्या है, डर्मल पिनेकोसाइट। इसको क्या बोलोगे आप, डर्मल पिनेकोसाइट सेल्स। क्या बोलोगे, डर्मल पिनेकोसाइट। और वही अंदर लगी हुई उन्हें क्या बोलोगे, पिनेकोसाइट्स, जो अंदर की तरफ लगी हुई है, ठीक है। समझ आएगी बात आपको कि जो हमारे पास बाहर वाली जो लेयर है बॉडी की, बाहर मतलब एक्सटर्नल लेयर, बाह्यतम जो आपकी लेयर है, परत है, वो उसे कहते हैं डर्मल पिनेकोसाइट। जो आपकी जो उसी से क्या बनी हुई है, जो आपकी इनकरेंट कैनाल है उसकी जो अंदरूनी परत है वो भी पिनेकोडर्म की बनी हुई है, पिनेकोसाइट सेल से। तो बाहर उसको बोलेंगे डर्मल पिनेकोसाइट, अंदर बोलेंगे नॉर्मल उसको पिनेकोसाइट, राइट। और ये छोटे छोटे छिद्र हैं
जो उसे कहते हैं हम डर्मल ऑस्टिया या पोर। क्या बोलते हैं? डर्मल ऑस्टिया या पोर। और यहाँ पर जो सेल लगी होती है उसे कहते हैं मायोसाइट सेल। कौन सी होती है? मायोसाइट, जिनका काम है छिद्र को कंट्रोल करना कि छोटा बड़ा कितना कर रहे हैं। उसके अलावा ये वाली केनाल क्या है आपकी? इनकरेंट केनाल। और ये जो आपको इतना मोटा एरिया दिख रहा है ये मीजनकाइम है, ये सारा मीजनकाइम है, ये मीजनकाइम का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ इसमें आपको ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल, तीन मुंह वाले जो आपको कंटिकाएं दिख रही हैं, तीन मुंह वाली है ना, इस तरीके से। ये इनके तीन साइड है ना, 1 2 3, तो ये ट्राई रेडिएट, ठीक है, ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स हैं। उसके अलावा स्क्लेरोब्लास्ट, जिनका काम ही है कंटिकाओं को बनाना, वो मिलेंगे। अमीबर्ड सेल, ये अपने रूप को जैसा जैसे जैसी नीड है वैसी ही सेल बना देगी। उसके अलावा मोनोएक्सोन स्पिक्यूल भी हैं, सिंगल वाले। फिर इसे कहते हैं गैस्ट्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि अंदर की तरफ है, इसे बोलोगे गैस्ट्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे भी पिनेकोसाइट सेल लगी हुई हैं, है ना, और ये कंटिकाएँ लगी हुई हैं। उसके बाद आगे चलो तो ये आपका छिद्र है, इस छिद्र का नाम क्या है? प्रोजोपाइल। क्या बोल रहे हैं उसको? प्रोजोपाइल। तो ये एक तो ऊपर को जा रहा है, मतलब यहाँ भी एक रेडियल कनाल होगी, एक नीचे है, ऐसे है एकांतर क्रम में ना, ऊपर रेडियल कनाल, फिर इनकरेंट, फिर रेडियल, फिर इनकरेंट, तो इस तरीके से। तो ऊपर है प्रोजोपाइल, मतलब ये प्रोजोपाइल लिखा हुआ है जो इनकरेंट को रेडियल कनाल से जोड़ रहा है, फिर पानी इधर चला जाएगा। अब यहाँ यहाँ जो सेल लगी हो उसे कहते हैं, ये वाली, ये कौन सी सेल है आपकी? कोएनोसाइट सेल। ये कौन सी सेल है आपकी? कोएनोसाइट सेल, ठीक। और ये बीच में ओवम है यहाँ पर, फिर ये रेडियल कनाल आ गई। ये सारे नाम क्लियर हो गए। उसके बाद एक छोटा सा पोर है जिसका नाम है एपोपाइल। एपोपाइल से जो आपकी रेडियल कनाल है वो जुड़ी हुई है एक्स करंट वाले चैम्बर से। ये जो छोटा सा आपको छोटा सा एक चैम्बर दिखे, इसे कहते हैं एक्स करंट कनाल। एक्स करंट कनाल आगे कहाँ खुल जाती है? जो आपको बहुत बड़ी जो आगे कैविटी है उसका नाम है स्पॉन्जोसील। इतनी बात क्लियर होगी? समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो एपोपाइल की जो दीवार है उसे कहते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हो? डायाफ्राम। ये कंटिकाएं लगी हुई, ये चार वाली है, चार मुंह वाली, इसको बोलते हैं टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल। क्या बोलते हैं? टेट्रा मतलब चार, टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल। इतनी बात समझ आ गई? सारी बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको 1 इनकरेंट कैनाल एंड 1 रेडियल कैनाल, आपको एक तो इनकरेंट कैनाल शो हो रही थी और एक ही रेडियल कैनाल। वैसे एक्चुअल में क्या डायग्राम है? एक्चुअल में मैंने आपको दिखाया होगा पहले। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है, मतलब एकांतर क्रम में, 1 फिर 2 ऐसे आगे फिर आगे। तो ये पूरी बॉडी के ऊपर आपको ऐसे ही सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ आपको इतने की कटिंग का डिज़ाइन दिखाया हुआ है, सिर्फ एक के बारे में बताया हुआ है, ये वाला। तो आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलिए। तो अब हम इसके कंकाल की बात कर लें। पहले अगर हम स्केलेटन की बात करें तो माइन्यूट क्रिस्टलाइन और कैलकेरियस बॉडी होती है जिसे हम स्पिक्यूल कहते हैं, यानी कि कंटिका कहते हैं। ये इसका एंडोस्केलेटन बनाती है, बाह्य कंकाल, सॉरी अंतः कंकाल की निर्माण किससे होता है? स्पिक्यूल से, कंटिकाओं से। वो कैसा होता है? माइन्यूट छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह और कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडीज़ होती है जिसे स्पिक्यूल कहते हैं। टाइप की बात करें तो ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल और टेट्रास्पिक्यूल, दो टाइप की आपको हो सकती है। एग्जाम्पल जो है मोनोएक्सोन का निडल जैसे सुई की तरह, और टेट्रास्पिक्यूल की टेट्रा रेडिएट होती है, चार इसमें इसकी भुजाएं होती हैं। ये वाई शेप या टी शेप हो सकती है। क्लियर होगी बात? वाई या टी शेप हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा, लेकिन हम नेक्स्ट जब हम इसकी क्लास कर लेंगे तो उसके अंदर हम स्पिक्यूल की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, कंटिकाओं की विकास कैसे होता है, कैसे वो बनती हैं, वो भी देखेंगे। आगे देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात करें तो पहली बात कर लें इसके गमन की, मूवमेंट की। तो पहले आपको पहले ही पता है कि ये जो ऑर्गन है वो मूवमेंट नहीं करता। जीव जो है वो चुपचाप एक जगह चिपका रहता है किसी चट्टान या किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ जो पानी के अंदर डूबा हुआ है ना, समुद्र की तली में, बॉटम पे। वाटर सर्कुलेशन की बात करें, बाय बीटिंग ऑफ द फ्लैजिल ऑफ द कॉर्नस, जो क्वेलोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर जो फ्लैजिला कशाब लगा हुआ है उसकी बीटिंग से वाटर करंट बनती है, जल की धारा बनती है, और उसी से वाटर का सर्कुलेशन चलता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये फिल्टर फीटर होते हैं, मतलब छान छान के खाते हैं। माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जैसे प्लैंकटन और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे जो आपके प्लैंकटोन्स होते हैं, जू प्लैंकटन या फाइटो प्लैंकटन, उनको ये खाते हैं जो छोटे आकृति की हों, और पार्टिकल कैसे होने चाहिए? ऑर्गेनिक, वो चीज़ें ये खाते हैं।
रेस्पिरेशन श्वसन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन बिटवीन दी फ्लोइंग वाटर एंड सेल। तो इनका जो श्वसन है वो सिंपल परासरण विधि के द्वारा होता है। बहते हुए जल से ये जो जो भी जल बह रहा है कैनाल के अंदर, वहाँ से ये ऑक्सीजन को उठा लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो जल की धारा में छोड़ देंगे और CO2 को उठा लेंगे। किस सेल की धारा? जो कोएनोसाइट सेल्स है, जो बॉडी की सेल्स लगी वो सारा ये काम कर लेती है। उत्सर्जन की बात करें तो ये अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं और स्पेशल एक्सक्रीटिव टिश्यू, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई स्पेशल इनके अंदर टिश्यू बना हो, क्योंकि इनके अंदर तो कोशिकीय संगठन है, उत्कीय संगठन तो है ही नहीं, है ना। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बड बनते हैं इसमें, है ना, जिसे मुकुलन विधि कहते हैं हिंदी में, उसके थ्रू होता है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? मोनोशियस स्पीशीज़, यानी कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे, मतलब एक ही बॉडी है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे लोअर नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, एक शरीर के जीव, वो मोनोशियस होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में आपको फीमेल और मेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन तंत्र, वो मिल जाएगा। बट ड्यू टू दी प्रोगाइनी कंडीशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। लेकिन होता क्या है तो ये बॉडी मोनोशियस, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट मिल रहे हैं, मतलब बॉडी स्पर्म और ओवम दोनों बना रही है। लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पर प्रोटोगाइनिक कंडीशन है। प्रोटोगाइनिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक होता है प्रोटोगाइनस और एक होता है प्रोटेंड्रस। प्रोटोगाइनस कंडीशन होता है जब बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट पहले बने, मेल पार्ट बाद में बने। और अगर मेल पार्ट पहले बने तो उसे कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्रस। और प्रोटोगाइनस या प्रोटोगाइनिक कंडीशन क्या है? जहाँ पर फीमेल पार्ट पहले बने, तो फीमेल का ओवम बन जाएगा और वो पानी में बह जाएगा बनने के बाद, नहीं सॉरी, ओवम बन जाएगा और पानी के थ्रू किसी दूसरे स्पंज का जो स्पर्म बहता हुआ उस बॉडी में आके ओवम को क्या करेगा? फर्टिलाइज। तो तब क्या होगा उसे, क्योंकि क्रॉस किसे बोलते हैं? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के आपस में क्रॉस करती है ना, संकरण करती है, तो उसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ सेल्फ नहीं मिलेगा। सेल्फ तो बहुत रेयर कंडीशन में सेल्फ किसे कहते हैं? जब उसी बॉडी का स्पर्म उसी बॉडी के ओवम को कर दे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। फ्यूज़ कौन कर रहा है? अनदर बॉडी का स्पर्म। तो वो क्यों? क्योंकि मेल पार्ट बाद में बना, स्पर्म तो बाद में बना, ओवम पहले मेच्योर हो गया, तो वो कंडीशन होती है प्रोटोगाइनी। तो सेक्स ऑर्गन यहाँ एब्सेंट होते हैं, स्पर्म ओवम प्रेजेंट होंगे। कहाँ होंगे वो? मीजनकाइम के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म इस तरीके का बनता है। oogenesis जिसमें ओवम बनता है। और फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल और क्रॉस। एक फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक तो इंटरनल जैसे मनुष्य में होता है कि बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब दूसरी स्पंज का जो स्पर्म है वो पहले वाले स्पंज के ओवम को फर्टिलाइज करेगा। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्पिक्यूल्स हैं, जो सेल्स हैं वो कौन कौन सी। एक तो थी स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जिनका काम था स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अमीबोसाइट सेल जो अमीबी आकृति की होती है, ये सब टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। कॉलोनसाइट सेल ये कनेक्टिव टिश्यू सेल है। क्रोमोसाइट जो पिगमेंट बनाती है। ट्रोफोसाइट सेल ये नरिशिंग सेल है जो नरिशिंग करती है, पालन। और थीजोसाइट सेल ये स्टोरेज सेल का काम करती है। फैगोसाइट जो दूसरी सेल्स को खा जाने का, जो सेल मर गई हैं, डेथ हो गई है, उन्हें खाने साफ सफाई का काम करती हैं। एरेक्यूसाइट या एम्ब्रियोनिक सेल ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन। जो एरेक्यूसाइट या एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है उनके अंदर होती है टोटीपोटेंट सेल, मतलब ये किसी भी सेल का रूप धारण कर सकती है। इनमें रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है, मतलब कि अगर बॉडी का कोई हिस्सा टूट गया तो दोबारा बना देगी। ग्लैंड सेल्स होती है और डर्मिसाइट या फाइबर सेल्स होती है। तो इस टाइप की सेल आपको इसकी बॉडी में मिल जाएंगी। ठीक, अब ये देख लेते हैं रिप्रोडक्शन की हम बात कर लें तो रिप्रोडक्शन हमने बात कर लिया था, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलता है। तो एसेक्सुअल है वो बड के थ्रू होगा, यानी मुकुलन विधि के द्वारा एक छोटा सा बड बनेगा और धीरे धीरे वो ग्रोथ करता जाएगा और फिर बॉडी से अलग होकर डिटैच होकर नई बॉडी बना लेगा। लेकिन जो सेक्सुअल है उसमें ओवम और स्पर्म बनते हैं सेम इंडिविजुअल के, लेकिन कंडीशन कैसी है? प्रोटोगाइनी, यानी ओवम पहले विकसित होगा, स्पर्म बाद में। और कैसा ये एनिमल कैसा है? मोनोशियस है, यानी हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल और फीमेल दोनों ही एक ही बॉडी में बन जाते हैं और एक ही बॉडी में होते हैं जनन तंत्र। तो माना कि जाइगोट बन चुका है, यानी क्रॉस हो गया है। जाइगोट आगे जाके 2 सेल कंडीशन में जाएगा, 2 सेल से 4 सेल में कन्वर्ट होगा,
फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। 16 सेल में इनमें क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा। छोटी छोटी सेल को बोलेंगे माइक्रोमेयर, और नीचे की तरफ जो बड़ी सेल है उनको बोलोगे मैक्रोमेयर। समझ आ गई बात। उसके बाद इनमें ब्लास्टुला स्टेज आएगी। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, ऊपर की तरफ ये पूरा भरा हुआ छोटी छोटी सेल्स है जिसको बोलेंगे हम फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर्स, और नीचे की तरफ होंगी ग्रेनुलर माइक्रो। ग्रेनुलर मतलब जो गाढ़ी भरे हुए किसी चीज़ से, मतलब इनके अंदर जो चीज़ है वो गाढ़ा गाढ़ा है, मतलब गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ है, तो ये ग्रेनुलर है ना। ग्रेनुलर मैक्रोमेयर बड़ी सेल है और संख्या में कम है। ये माइक्रोमेयर छोटी सेल है लेकिन संख्या में ज़्यादा है। और कैसी है, फ्लैजिलेटेड। इनमें हर एक सेल के पास फ्लैजिला है। अगर मैं इसकी कटिंग काट के देखूं तो ये ऐसी कटिंग है बड़ी, और यहाँ नीचे में एक छिद्र है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अंदर कैविटी है जिसे बोलते हो कि ब्लास्टोसील। और सारे फ्लैजिला का मुंह कहाँ है, उस कैविटी की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, और ऊपर क्या है, माइक्रोमेयर्स, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर्स। सेकेंड कंडीशन में आगे आए तो ये हो गया। अब हम इसकी आगे की बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि ये तो वो छिद्र ही है जो ब्लास्टोपोर है ना, ये क्या है, ब्लास्टोपोर। और अब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ तो था ये नाम इसका ब्लास्टुला, यहाँ बोलेंगे स्टोमोब्लास्टुला। ये अभी भी क्या है, स्टोमोब्लास्टुला। जिसमें अब क्या हो गया है, आफ्टर द इन्वर्शन। इन्वर्शन जैसे आप अपनी हाथ से जैसे ग्लव्स उतारते हो या मोजा तो वो उल्टा उतरता है ना, तो वैसे ये इन्वर्स कर गया, बाहर की तरफ इस पर फोल्ड हो गया। तो जो पहले जितने सारे अंदर की तरफ फ्लैजिला थे वो सारे फ्लैजिला का मुंह कहाँ हो गया, बाहर की तरफ। फ्लैजिला सारे बाहर बाहर हो गए। ठीक है, अंदर अब प्लेन एरिया आ गया। मतलब पूरा का पूरा जो आपका ब्लास्टुला था, यानी अब वो स्टोमोब्लास्टा जिसे बोल रहे हो, वो पलटी मार गया। पूरी अंदर वाली चीज़ बाहर हो गई और बाहर वाली चीज़ अंदर चली गई। तो फ्लैजिला पहले जो अंदर की तरफ साइड को थे वो सब बाहर आ गए, पूरी बॉडी। ये ऊपर फ्लैजिला फ्लैजिला हो गए, ये अंदर कैविटी है। तो अब क्या हुआ, जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर्स हैं, अब जो नीचे वाले जो थे आपकी बड़ी वाली जो मैक्रोमेयर थे वो अब अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या आपके ग्रेनुलर मैक्रोमेयर। तो अब उसको बोलेंगे एम्फीब्लास्टुला, जो इनका एक्चुअल में इसके लार्वा का नाम है। जो आपका ये स्पंज है, इसमें जो लार्वा है उसका नाम क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला। और ये कैसे होता है, फ्री स्विमिंग। स्विमिंग कैसे करेगा, अब आपको पता है जो फ्लैजिला बाहर आ गए ये हिलेंगे तो ये तैर सकता है, पानी में घूम फिर सकता है, तो ये फ्री स्विमिंग कर सकता है। ठीक, अब क्या होगा, बाय द इनवेजिनेशन। पहले हुआ था इन्वर्शन, अब हुआ बाय इनवेजिनेशन गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। अब एम्फीब्लास्टुला से अगली स्टेज आएगी गैस्ट्रुला फॉर्मेशन की। गैस्ट्रुला में क्या होगा, फिर से अब इनमें इन्वेजिनेशन होगा, और वो जो बाहर जो आए हुए थे जो फ्लैजिला वाली जो सेल थी वो दोबारा से अंदर चली जाएंगी, और एक और कैविटी, दो कैविटी तैयार होगी। एक तो फ्लैजिला वाली कैविटी जैसे बोलोगे आप, जो भविष्य में जाके स्पॉन्जोसील बनाएगी, और जो पहले जो इनके अंदर आने से जो एक और कैविटी बनी उसे बोलोगे ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ऊपर वाली आ गई बड़ी वाली सेल, अंदर रहेगी छोटी वाली। तो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर्स, और बाहर वाली कौन सी है, ग्रेनुलर मैक्रोमेयर। और यहाँ जो मुंह है इसका उसको बोलोगे ब्लास्टोपोर। क्या बोलोगे, ब्लास्टोपोर। समझ आ गई बात। हुआ क्या, अगर हम देखें तो हमारे पास पहले क्या था, एक तो ब्लास्टुला कंडीशन थी, फिर ब्लास्टोपोर आए, स्टोमोब्लास्टुला कंडीशन आई। स्टोमोब्लास्टुला में क्या हुआ, इन्वर्शन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्शन। क्या हुआ, इन्वर्शन हुआ। इन्वर्शन से क्या हुआ कि जो आपका पूरा का पूरा जो ऐसा था ना, ये पलटी मार गया। तो जो अंदर की तरफ जो फ्लैजिला वाली थी वो सब बाहर आ गए। उसके बाद आया एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में क्या हुआ कि जो बड़ी वाली सेल थी अब वो ग्रो करना शुरू हुई, बड़े वाले माइक्रोमेयर्स, और वो सारे के सारे चढ़ गए इसके ऊपर, छोटे वालों के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, इनवेजिनेशन किया। इनवेजिनेशन से क्या हुआ, बड़े वाले तो सारे अब ऊपर आ गए, उनके अंदर छोटे वाले आ गए, और उनका जो मुंह था साइड थी वो फ्लैजिला वाली साइड वो अंदर की तरफ होगी। तो दो कैविटीज़ बन गई यहाँ पे आपको। कितनी कैविटी बन गई, दो कैविटी बन गई। एक तो वो गुहा जिसका नाम है ब्लास्टोसील, और एक इनकी वजह से बनी नई वाली गुहा जिसका नाम बोला स्पॉन्जोसील। जो भविष्य की जो स्पॉन्जोसील बनाएगी, फ्यूचर में जो स्पॉन्जोसील बनेगी वो इसी वाली कैविटी से बनेगी। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा। चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता जो आपका एसेक्सुअल जो अलैंगिक जनन हो रहा था, जिसमें आपकी बर्डिंग हो रही थी बर्ड के द्वारा, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी में इंक्रीज और न्यू कॉलोनीज फॉर्म्ड, अ बर्ड अराइज टू द बेस और अटैच एंड। वो कहता है जो बर्ड है वो कहाँ बनता है, जो आपका स्पंज है उसके बेस के पास बनना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा बनेगा। और इट बिकॉज ऑफ द बर्डिंग ऑफ द पिनेकोडर्म, और जो पिनेकोडर्म सेल है उनकी वजह से बर्ड बनना शुरू होता है। बाद में क्या होगा, बेड ब्रेक ऑफ द ऑस्कुलम एट द डिस्टल एंड grows in size and become an adult individual।
तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास ये एक मैंने कटिंग काट के रखी, यहाँ बनना शुरू होगा वो, यहाँ पर हमारी जो पेनाइकोडर्म है वो यहाँ धीरे धीरे अब ये सेल ग्रो करेगी, आगे आगे चलता जाएगा चलता जाएगा। ये ऑस्कुलम है, यहाँ जैसे पहुँचेगा हाइट सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ से और इसका साइज़ भी भारी हो गया, ये डिटैच कर टूट जाएगा, टूट के नीचे गिर जाएगा और फिर एक नया आपका स्पंज यहाँ पे शुरू हो जाएगा बनना। क्लियर होगी बात ऐसे। तो क्या बोला उसने कि जो बर्ड है वो ब्रेक कर जाएगा ऑफ एन ऑस्कुलम एट डिस्टल एंड, ऊपर जाके ग्रो इन साइज, और वो अपने आकार में वृद्धि कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंड बिकम एन एडल्ट, बाद में वो एडल्ट फॉर्म में बन जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। कहता है बर्डिंग के अलावा फिशन भी देखने को मिलता है। स्पंज hypertrophied over a limited area, developing a line of weakness due to the increase in the size of the cell rather than number of cell. Along this weak line, splitting occur and part of the parental sponge are through off. कहने का मतलब क्या है, फिशन में क्या है, जैसे कि आपके पास ये एक ये कुछ स्पंज के अंदर देखने को मिलता है, तो ये ऐसे यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा, दो पार्ट में टूट, एक इधर एक इधर, तो दो पार्ट में टूट जाएगा और आपके जो दो स्पंज तैयार हो जाएंगे, जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं उनसे अलग अलग तैयार हो जाएंगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इनमें जो गैम्यूल्स भी बनते हैं, तो ये गैम्यूल भी बॉडी को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, समझ आ रही बात। तो इंटरनल बर्ड फॉर्म्ड विद इन द स्पंज बॉडी टिपिकली इन ऑल फ्रेश वाटर एंड सम मराइन फॉर्म्स get detached where parent is decayed and can be through the unfavorable conditions. Gamule contain internal mass of the food ladder. Arachocyte surrounded the chitinous double membrane. Outer membrane strengthened by the amphidis meson of the spicules. तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास ये गैम्यूल होगा, ये आप स्लाइड भी बनाओगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल में, तो ये भी पूरी बॉडी को बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे स्पंज की जो फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि इसके पास कौन सी सेल है, अरैक्यूसाइट। मैंने आपको बताया था अरैक्यूसाइट सेल में रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है, ये भी न्यू बॉडी को बनाने में हेल्पफुल होती है। तो इसके अंदर आपको क्या माइक्रोपाइल्स, स्पिक्यूल्स, आउटर स्काइटिनस मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट। तो इसकी हेल्प से भी ये अपनी बॉडी को बना सकता है। इसके अलावा स्पंज के अंदर आपको दो टाइप के लार्वा मिलते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। जो पैरेन्काइमुला लार्वा है वो फ्री लिविंग होता है, और ये आपका एम्फीब्लास्टुला है ना, ये कैसा होता है, सॉलिड ओवल फ्लैटेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैलकेरियस डेस्मोस्पोंजी, और ये मतलब दूसरे स्पंज में मिलता है आपको। जो एम्फीब्लास्टुला है ये वाले जो हमने बात की थी, ये हमको किस में मिलता है, ये फ्री स्विमिंग, ये भी फ्री स्विमिंग होता है, ये आपको कहाँ मिलता है, जो आपकी स्काइफा स्पंज जो हमने पढ़ा उसके अंदर। तो दो टाइप के लार्वा आपको पॉलीफेरा के अंदर, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमा, और लेकिन जो आप जो चैप्टर कर रहे हो स्काइफा, उसके अंदर आपको कौन सा मिलेगा, एम्फीब्लास्टुला। इतनी बात क्लियर होगी। तो थैंक यू सो मच। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वाटर कैनल सिस्टम को देखेंगे, और जो हमारा एक चैप्टर अभी और पड़ा है उसको भी हमने देखना है। तो थैंक यू सो मच।